तो गैसेस के बारे में सबसे पहले गैस लॉज हम देखेंगे। तो गैसेस को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, गैस इज वन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मोस्ट कॉमन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। उसमें आपका वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है। तो गैसेस को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, तो गैसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जिन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, एक है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। अब अमाउंट हम मास हो गया या मोल्स के टर्म में भी, क्योंकि मास इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास होता है। तो ये चार चीजें जो हैं वो हमको चाहिए गैस को डिफाइन करने के लिए। प्रेशर से हमारा क्या मतलब होता है? गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उनमें कोई एनर्जी होती है, बिकॉज जो भी उनके उनका जिस टेम्परेचर पे वो गैस है, तो उस टेम्परेचर का एक एनर्जी होगी, और वो जो एनर्जी होगी उसके कारण गैस मॉलिक्यूल्स में एक काइनेटिक एनर्जी होगी, स्पीड होगी। तो दे विल बी इन कंटिन्यूअस मोशन। तो अगर हमारे पास कोई सरफेस है, मान लो कोई सरफेस पे गैस पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं, मान लो यू स्पीड से कोलाइड किए, कॉलिजन के बाद वापस रिटर्न करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि कॉलिजन जो होते हैं वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं। उसका क्या मतलब कि जिस स्पीड से हिट करते हैं उसी स्पीड से वापस भी आते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस पार्टिकल का एक अगर मास सपोज एम है, तो उसका एक चेंज इन मोमेंटम होगा। फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू, इनिशियल प्लस एम यू था। तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम -2 mu। ड्यूरिंग दिस एक ये जो कॉलिजन हुआ होगा उसमें एक टाइम लगा होगा। हमने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो ये हो जाएगा, दिस इज द फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो एक्चुअली ये सरफेस जिसपे ये पार्टिकल कोलाइड कर रहा है वो लगाती है। ये तो एक, और बाय न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वही फोर्स इस सरफेस पे भी लग रहा होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। हर सर पार्टिकल इसी तरीके से क्या कर रहा होगा, सर फोर्स लगा रहा होगा जब कोलाइड कर रहा है। तो ये सब फोर्सेस का जो सम है वो मिलके एक नेट फोर्स बन जा रहा होगा इस सरफेस पे, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस इट विल डेवलप अ प्रेशर। तो प्रेशर अराइज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस collisions of gas particles with the container surface। अगर किसी कंटेनर में रखा हुआ है
तो ये चीज, तो प्रेशर तो इस कारण से राइज होता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस की अगर बात करें, तो गैस के वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो गैस का जो वॉल्यूम होता है, इट इज डिफाइंड एज स्पेस अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल जिस स्पेस में फ्रीली मूव कर सकें। एक्चुअली हम जब गैसेस की बात करते हैं, आइडियल गैस की, तो हम एक पॉइंट लेके चलते हैं आइडियल गैस के लिए कि जो गैस पार्टिकल खुद है उसकी साइज नेग्लिजिबल है। तो जब हम गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारा मतलब गैस पार्टिकल के वॉल्यूम से नहीं होता है, वो तो नेग्लिजिबल है। पर जिस स्पेस में ये गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकें बिना दूसरे से कोलाइड किए, मतलब दूसरा कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है इनके फ्री मूवमेंट के लिए, तो स्पेस अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जैसे कि एक कंटेनर में गैस रखी हुई है, तो यूजुअली हमें मान के चलते हैं कि जो पूरा वॉल्यूम है कंटेनर का, दैट इज अवेलेबल फॉर, wholly available for free movement of these gas particles। तो ये वॉल्यूम हो गया। टेम्परेचर, इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एक रिलेटिव चीज है। गैस लॉज में जो भी हम टेम्परेचर यूज करेंगे, एक बात दिमाग में रखो, ऑलवेज विल बी इन केल्विन स्केल। अभी हम जो भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, टेम्परेचर विल ऑलवेज बी इन केल्विन। डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या रिलेशन है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज वी विल टेक 273। ये केल्विन और सेल्सियस में रिलेशनशिप है। तो ये तीन पैरामीटर। और अमाउंट, मास, तो अमाउंट ही हो गया मैटर का, जो भी गैस है। सीधा मास दिया हो तो मोल, मास बाई मोलर मास हो जाएगा। फिर हम जो गैस लॉज और यूज करेंगे उसमें जनरली हम मोल्स का टर्म यूज करेंगे। तो ये चीज हो, तो ये चार पैरामीटर तो ये हुए। अब कुछ लॉज हैं। जैसे सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर ऑफ द गैस is inversely proportional to volume if temperature and mass is kept constant। ये बात भी बहुत जरूरी है।
बॉयज लॉ इज इनकम्प्लीट विदाउट स्टेटिंग दिस स्टेटमेंट। आप केवल ये नहीं बोल सकते कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तभी जब टेम्परेचर एंड मोल्स या मास ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये क्या कह रहा है? प्रेशर इज इफ एन मोल्स के लिए एंड टेम्परेचर इज केप्ट सेम। क्या मतलब? ये बोल रहा है कि वॉल्यूम, अगर मान लो टेम्परेचर अमाउंट सेम रखा, तो अगर मान लो इसमें गैस पार्टिकल्स है, अभी इसका वॉल्यूम V1 है, कीपिंग मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। मान लो यहाँ पे एक मूवेबल वॉल है, मैंने इसको मूव करके वॉल्यूम बड़ा कर दिया, पर गैस पार्टिकल्स उतने ही रखे, टेम्परेचर उतना ही रखा। ये बहुत जरूरी है। अकेला अगर कोई बोले कि वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, तो ये आधा स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम बढ़ने पे भी प्रेशर बढ़ जाए, अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ाना आपको अलाउ है, अगर आपको अमाउंट ऑफ मास बढ़ाना अलाउ है, तो भी प्रेशर बढ़ सकता है वॉल्यूम बढ़ने के साथ। लेकिन अगर टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस पार्टिकल सेम रखा गया, तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, स्पीड वही रही। लेकिन वॉल्यूम बड़ा होने से क्या हुआ कि ये जो गैस पार्टिकल जब इसको कोलाइड करेंगे, एक तो स्पेस बढ़ गया, तो जैसे इसको कोलाइड किया, फिर ये वापस लौटेगा, फिर इससे लौट के वापस इस पे सेकंड कॉलिजन करेगा, तो दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ जाएगा। तो जो रेट ऑफ कॉलिजन है उस पे अफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन विद द सरफेस पार्टिकल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो रेट ऑफ कॉलिजन कम हो जाएगा, और रेट ऑफ कॉलिजन कम हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया। बात समझ में आई ये वाली? इज इट क्लियर कि किस तरीके से अगर हम टेम्परेचर को सेम रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, कोई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है गैस पार्टिकल की। सर लेकिन क्योंकि हमने, हाँ बोलो। सर मतलब जो मटेरियल दिया था इस चैप्टर का सर, उस पे बॉयल्स लॉ में लिखा है कि मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो सर एक ये ही तो बात है ना, करेक्ट है ना? एक ही बात है। हाँ सर। क्योंकि अगर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पे मतलब इसका है कि वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, उल्टा इफेक्ट होगा। लेकिन जरूरी ये है कि ये वाली बात भी मेंटेन हो। अगर मान लो किसी ने वॉल्यूम बढ़ाया और टेम्परेचर भी संग में बढ़ा दिया, तो हो सकता है कि वॉल्यूम बढ़ाने से पार्टिकल को डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो टाइम ऑफ कॉलिजन ज्यादा लग रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी भी बढ़ गई तो स्पीड भी बढ़ गई, तो हो सकता है कि स्टिल चेंज इन मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्टिल ज्यादा हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो तो मोल्स, कभी ऐसा हो सकता है कि आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा दिए तो क्या होगा, ज्यादा पार्टिकल कोलाइड करेंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो हो सकता है वॉल्यूम बढ़ाने के बावजूद भी प्रेशर बढ़ जाए। तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होता है या वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है, ये तभी सही है जब
moles and temperature are kept constant. ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो इसका मैथमेटिकल Yes, sir. एक्सप्रेशन क्या हो गया? पीवी इक्वल टू मैथमेटिकली वी कैन स्टेट इट पीवी इक्वल टू तो ये आपका बॉयल्स लॉ हो गया पहला। पहले एक बार सबको मैं स्टेट कर देता हूं, फिर ग्राफ और की बात एक संग डिस्कस करेंगे। ये बॉयल्स लॉ हो गया, कीपिंग एन एंड टी कांस्टेंट। अब नेक्स्ट आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ द गैस is proportional to temperature, where temperature is the absolute temperature Kelvin scale में, keeping N and P constant। अगर अमाउंट को सेम रखते हो, प्रेशर को सेम रखते हो, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बात भी लॉजिक कैसे? मान लो आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है, बाहर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो अगर बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो ये अगर मूवेबल पिस्टन है तो ये ऑलवेज वहां पे जाके इक्विलिब्रियम में रुकेगा जब अंदर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। अब ये क्लोज्ड कंटेनर है तो कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती, तो मोल्स कांस्टेंट है। मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? पार्टिकल्स विल गेट मोर एनर्जाइज्ड, their speed will increase. When their speed will increase, they will hit the container as well as this piston with more speed. So there is a more change in momentum, more pressure will develop. तो प्रेशर पहले बढ़ेगा, लेकिन हमने इसे पिस्टन को मूवेबल रखा हुआ है एंड वी वांट टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। तो उसके लिए इसके पास एक ही तरीका है कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करे। तो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? ये डिस्टेंस बढ़ गई, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा तो, पर दो कॉलिजन के बीच में जब पार्टिकल यहां कोलाइड करेगा फिर वापस आएगा फिर इधर जाएगा, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में टाइम इंटरवल भी बढ़ गया, कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा बिकॉज वी वांट टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि पार्टिकल्स के नंबर सेम है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो एक ही तरीका है कि पार्टिकल का जो कॉलिजन रेट है वो कम हो जाए, पार्टिकल दो कॉलिजन के बीच में ज्यादा टाइम ले, तो क्या हो जाएगा? उससे फोर्स कम हो जाएगा और प्रेशर फिर से वही मेंटेन रह जाएगा। तो अगर प्रेशर सेम रखते हुए, अमाउंट सेम रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता अगर आप प्रेशर भी नहीं चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। मान लो कि आप बोलो नहीं मैंने तो इसको रिजिड बना दिया, अगला वही आएगा। सपोज मैंने इसको फिक्स कर दिया, इस मूवेबल पिस्टन को, तो वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा?
अमाउंट सेम है पर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, पर वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या चीज बढ़ेगी बताओ? प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा, जो कि सिलेंडर और में कभी कभार होता भी है। जो एक जैसे कभी किसी बिल्डिंग में या घर में आग लग जाती है, तो हमारे सिलेंडर मेटेलिक होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, बिकॉज वो कंडक्टिंग होते हैं, तो जो हीट बाहर डेवलप होती है वो कंडक्ट होती है, और अंदर गैस जो होता है सिलेंडर में उसका टेम्परेचर बढ़ता है, पर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, तो यानी प्रेशर बढ़ता जाता है और एक समय जाके वो इतना प्रेशर बन जाता है कि वो बर्स्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे और वॉल्यूम को फिक्स रखें, तो पहला तो अभी चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को फिक्स रखते हैं, पिस्टन ओर को एक वॉल को मूव कर देते हैं, क्योंकि मेन चीज है कि प्रेशर वही रहना चाहिए। तो उस समय आ गया वॉल्यूम इक्वल टू के टी, कोई कांस्टेंट। अच्छा, ये के और ये के अलग है, शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि ये के हर में सेम है, नहीं, ये इस वाले का के अलग है, इस वाले का के अलग है। कीपिंग एन एंड पी कीपिंग एन एंड पी कांस्टेंट, तो ये हो गया। फिर एक आता है जो मैं अभी बोल भी रहा था, गेल-लुसैक्स लॉ। ये कहता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग एन एंड वी कांस्टेंट, कि अगर अमाउंट को सेम रखा जाए, वॉल्यूम को सेम रखा जाए, फिक्स्ड वॉल्यूम रखा जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा। बड़ा लॉजिकल बात है जो हम डिस्कस कर भी रहे थे। मान लो ये क्लोज्ड कंटेनर हो जाए, क्लोज्ड एंड रिजिड। अच्छा, जैसे मान लो कोई बोले कंटेनर क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड कंटेनर ये बात सजेस्ट करता है कि अमाउंट नहीं चेंज हो रहा है, पर हो सकता है कि कंटेनर की जो सरफेस हो रहे वो क्लोज ही रहे, पर सरफेस वो हो जाए, कुछ डेंटेड हो जाए, उसमें डेंटिंग हो जाए, तो वॉल्यूम कैन चेंज। इवन अ क्लोज्ड कंटेनर्स वॉल्यूम कैन चेंज। तो क्लोज्ड कंटेनर स्ट्रिक्टली ये नहीं बताता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्लोज्ड कंटेनर बताता है मास कांस्टेंट है। हाँ, क्लोज्ड एंड रिजिड कंटेनर, अब कोई बोले क्लोज्ड एंड रिजिड, तब मतलब है कि वॉल्यूम इज आल्सो नॉट चेंजिंग, तो वो बताता है कि मास भी कांस्टेंट और वॉल्यूम भी कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर क्लोज्ड और रिजिड है, तो गैस के पार्टिकल सेम है जितने थे, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो कॉलिजन ज्यादा स्पीड, ज्यादा वेलोसिटी से कोलाइड करेगा, ज्यादा वेलोसिटी से कोलाइड करेगा तो लेकिन डिस्टेंस ये दोनों सेम ही है क्योंकि वॉल्यूम सेम रखा है, तो डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, टाइम इंटरवल मतलब डिस्टेंस सेम है, पर वेलोसिटी बढ़ गई, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बढ़ गया पार्टिकल का, पर टाइम ऑफ कॉलिजन और सेम ही रहा, डिस्टेंस ट्रेवल करना सेम ही रहा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर इक्वल टू के टी। ये गेल-लुसैक्स लॉ हो गया, कीपिंग एन एंड वी कांस्टेंट। Then next comes Avogadro's law। ये कहता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स कीपिंग पी एंड टी कांस्टेंट।
अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा जाए तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल, मोल ज्यादा होंगे वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, अमाउंट ज्यादा होगा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखे जाए। तो ये 4 सबसे बेसिक गैस लॉज हो गए जिसमें कोई 2 पैरामीटर फिक्स है और कोई 2 पैरामीटर रिलेट हो रहे हैं। पहला फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, कीपिंग एनटी कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा यहाँ पे केल्विन स्केल में है। एनपी कांस्टेंट। गै-लुसैक्स लॉ, pressure proportional to temperature, keeping N and V constant, और Avogadro's law, volume proportional to moles, keeping P and T constant. तो ये पहले 4 लॉ हो गए। अब आता है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें सभी लॉ समावेश हो जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये देखो क्या है, हमें अगर ये दो चीज लो, P इक्वल टू के टी है, K1T कह लो, V इक्वल टू K2N है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये आपका हो गया गै-लुसैक्स लॉ, ये हो गया एवोगाड्रो लॉ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा हो जाएगा, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट अनदर कांस्टेंट, और यहां पे ये जो कांस्टेंट है एक्चुअली इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, it becomes PV equal to nRT, a very familiar form, very popular form, ideal gas equation. This is called ideal gas इक्वेशन। इसमें चारों लॉज आ जाते हैं। कैसे? अगर हम कोई बोले कि कीपिंग एन और टी को कांस्टेंट रखें, आर तो कांस्टेंट है ही, तो अगर एन और टी कांस्टेंट रखा जाए, आर तो कांस्टेंट है ही, तो क्या बन जाएगा? पीवी इक्वल टू के, दैट इज नथिंग बट बॉयल्स लॉ। if n and t are kept constant। फिर कोई बोले n और p को कांस्टेंट रखा जाए, तो n और p कांस्टेंट हो गए, r तो कांस्टेंट है ही, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या वॉल्यूम इक्वल टू के टी, चार्ल्स लॉ। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर हाँ सर। n और v को कांस्टेंट रखा जाए,
तो पीवी को डालने में क्या हो गया, एन कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है ही, तो पी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेलुसेक्स लॉ, P इक्वल टू के टी। हर इक्वेशन में के अलग है, के सेम नहीं है, अपने अपना के है। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा जाए तो पीवी को डेंसिटी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, आर तो कांस्टेंट है ही, V प्रोपोर्शनल टू एन या V इक्वल टू के। एवोगैड्रो लॉ। इसीलिए आपको अगर आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है तो इतना ज्यादा, बाकी ठीक है लॉज मालूम होने चाहिए, लेकिन काम आइडियल गैस इक्वेशन से ही हो जाता है। हम उसी को देखेंगे और किस सिचुएशन में क्या चीजें कांस्टेंट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे। अब एक और होता है कंबाइंड गैस लॉ। सर हाँ बोलो। सर उस इक्वेशन में पी और बी सेम रख सकते हैं? क्या बोलो, पी और टी, पी और वी। पी और वी सेम रख सकते हो, रख तो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तब आपको अमाउंट बदलना पड़ेगा एक्चुअली। तब क्या होगा, अमाउंट और टेम्परेचर बदलना पड़ेगा। हाँ तब सर। आपका क्या हो जाए, पी और वी अगर सेम हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बदल रहा है, मोल बदल रहा है, ये इतना कोई सेंस नहीं बनाता एक्चुअली। तो इसलिए मतलब इसको मैथमेटिकली यू कैन मेक इट अ लॉ एज वेल, पर जनरली जब प्रैक्टिकली चीजों को चेक किया गया तो ये अमाउंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप का कोई सेंस नहीं बना। तो ये इसको एज अ लॉ कोई पढ़ता नहीं है। पर किसी समय क्वेश्चन कोई आ जाए कि भाई प्रेशर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर बदला, मोल बदला, तो रिलेशन बताओ, तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। तब क्या हो सर जाएगा, N1T1 इक्वल टू N2T2। मान लो आपके पास पहले एक स्टेट 1 है, स्टेट 1 में P1 V1 T1 है और N1 है। आप और एक दूसरी स्टेट की बात कर रहे हो जिसमें प्रेशर तो P1 ही है, वॉल्यूम V1 ही है, पर टेम्परेचर बदला और मोल्स बदलने पड़ेंगे ही। तो अब कोई पूछे कि भाई ये तो सेम हो गए, तो अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है, ये मोल दिया हुआ है, ये नहीं दिया सपोज, तो व्हाट यू विल डू, P1 V1 इक्वल टू N1 R T1, बाद में P1 V1 N2 R T2, इक्वेट देम। तो आपके पास तीन चीजें अगर आपको मालूम है, मान लो ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, यू कैन फाइंड N2। समझे? हाँ सर। अच्छा अब एक बात समझो, एक जो सिचुएशन बहुत आएगी आगे कि मान लो कि कोई गैस एक स्टेट 1 में है, P1 V1 T1, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर ही है। इस गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले गए। जनरली एक गैस को जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसका मास तो कांस्टेंट है ही। अदरवाइज क्या मतलब, कि फिर ये बात बोलने का मतलब भी नहीं है कि इस गैस को इधर से इधर ले गए। तो जनरली जब स्टेट बदलते हैं किसी गैस का तो इनवेरिएबली ये मतलब होता है कि उसका मास तो कांस्टेंट रहा ही, पर ये स्टेट 2 में चला गया जहां पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों ही बदल रहे हैं, ओनली अमाउंट ऑफ द गैस इज नॉट चेंजिंग।
तो अब इनमें क्या रिलेशन होगा बताओ। यहां लिख सकते हो P1V1 एन आर T1, यहां लिख सकते हो P2V2 एन आर T2, इसको P1V1 बाई T1 लिख सकते हैं, इसको P2V2। तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, P1V1 बाई T1 इक्वल टू, आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, पर इसमें क्या कंडीशन है, एन इज केप्ट इन दिस केस, मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट, मास इज केप्ट कांस्टेंट। बात समझ में आई, इज इट जी क्लियर। सर। इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस हाँ लॉ। सर। जब आगे हम फिजिक्स और में क्वेश्चंस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और के, तो ये वाला चीज बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और हम इतना ज्यादा बॉयल्स चार्ल्स लॉ ये सब ध्यान भी नहीं देंगे। अगर हमें आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है और प्रॉब्लम में ये क्लियरिटी आ रही है कि क्या चीजें सेम रह रही हैं, तो सब काम उसी से हो जाएगा। हाँ, डेफिनेशंस जानने के लिए अलग बात है, बट काम की जो सबसे बड़ी बात है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी मालूम होना चाहिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक जगह से दूसरे जा रहे हो तो क्या चीजें सेम रह रही है, क्या बदल रही है। तो ये आ गया, तो ये कंबाइंड गैस लॉ हो गया। अच्छा, अब वापस हम एन को क्या लिख सकते हैं, मास बाई मोलर मास। मोलर मास ऑफ द गैस। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी कर सकते हैं, या रो। तो ये रो हो गया आरटी बाई मोलर मास। तो रो इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस बाई आरटी। ये भी एक तरीका है आइडियल गैस इक्वेशन को लिखने का, कोई फर्क नहीं है वही चीज। ये एक तरीका है मोल्स के टर्म में, ये एक तरीका है मास और मोलर मास के टर्म में, ये डेंसिटी के टर्म में। और एक और भी होता है, बहुत कम यूज करते हैं, पर फिर भी फिजिक्स की बुक में वो फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो यहां पे अगर मैं इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं एक बार, तो जो ये टर्म है ना आर बाई एन ए वी, ये आर कांस्टेंट है, एन ए वी कांस्टेंट है, तो आर और एन ए वी दिस इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर। तो ये रेशियो भी कांस्टेंट होगा, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो आर बाई एन ए वी होता है इट इज नोन एज बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, क्योंकि आर की वैल्यू एसआई सिस्टम में होती है 8.314। तो 8.314 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 कहेंगे तो ये हो जाता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी पीवी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एन ए भी क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एन इंटू एन ए भी क्या होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट कॉल इट एन नॉट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये चीज पीवी इक्वल टू एन नॉट केटी। तो ये भी एक इक्वेशन का फॉर्मेट है। अच्छा, अब आर की वैल्यूज के बारे में जैसी बात करें, कुछ आर की वैल्यू, आर एक कांस्टेंट है पर यूनिट सिस्टम बदलने से इसकी वैल्यू बदलती। तो अगर एसआई सिस्टम है जिसमें वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में है, एन तो अपने आप में मोल एक ऐसा यूनिट ही है, टेम्परेचर में आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, केल्विन में ही होना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू होती है 8.314 और यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। पर अगर वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, टेम्परेचर में कोई चॉइस ही नहीं है, केल्विन में होना ही पड़ेगा, बाकी मोल तो अपने आप में एक ऐसा यूनिट है। तो तब आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पीवी बाई पर मोल पर केल्विन ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियां हो जाती हैं। और एक और याद रखो, वॉल्यूम लीटर में हो पर प्रेशर बार में हो। बार और 1 बार और 1 एटमॉस में कोई खास फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट क्लोज ही है बहुत। टेम्परेचर केल्विन में तब आर की वैल्यू होती है 0.083 एटमॉस्फेयर बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट सबसे ज्यादा यूज होते हैं इन प्रॉब्लम में। तो ये चीज, तो ये गैसियस स्टेट के लिए ये चीजें हैं कुछ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये जो ही नहीं कि एक सिंगल गैस ही हो, इट कैन बी अ गैस मिक्सचर। अगर गैस मिक्सचर तो क्या हो जाए, प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर, वॉल्यूम तो वॉल्यूम द कंटेनर ही होगा, एन मिक्सचर मतलब N1 प्लस N2, 2 गैसेज अगर है, आर टेम्परेचर ऑफ द गैस मिक्सचर। तो ऐसा नहीं कि ये सिंगल गैस के लिए एप्लीकेबल है, इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर अ गैस मिक्सचर। सब ये जैसे डेंसिटी इक्वल टू होता है PM बाई RT,
तो अगर कोई मिक्सचर है तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर तो टी होगा, आर तो कांस्टेंट है। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर का मतलब हमने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा है कि गैस मिक्सचर जिसमें N1 N2 N3 मोल्स अगर हैं चीजों के, तो मोलर मास होता है N1 M1, दिस इज द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो यहां पे आप ये चीज लिखोगे। तो ये अब जैसे एक दो पहले प्रॉब्लम करते हैं छोटे मोटे। ये देखो पेज नंबर 9 निकालो, उसमें IC1 का सेकंड क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, मेटेरियल आपके पास होगा, मेटेरियल अपना भी आप निकाल लो। ये वाला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ 20 लीटर ऑफ नाइट्रोजन was increased from 100 Kelvin to 300 Kelvin at constant pressure. Change in volume will be। क्या कह रहा है ये? आपके पास वॉल्यूम है V1 है 20 लीटर, टेम्परेचर T1 है 100 केल्विन, प्रेशर कांस्टेंट रखा गया, और डेफिनेटली कुछ मास के बारे में नहीं बोला गया है, तो मास कांस्टेंट ही होगा, यानी मोल कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ा दिया गया कितना, 300 केल्विन। नया वॉल्यूम निकालें पहले। तो एक तो इसमें क्या लगा सकते हो, तो दो चीजें हैं। एक तो दिस इज अ परफेक्ट केस ऑफ यू कैन अप्लाई, टी और एन कांस्टेंट है, तो क्या कौन सा लॉ लग जाएगा, प्रेशर और मोल कांस्टेंट है, तो क्या लॉ लग जाएगा, चार्ल्स 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 लॉ। लॉ। तो एज पर चार्ल्स लॉ हम जानते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम इक्वल टू KT। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ वॉल्यूम इक्वल टू KT, इसका मतलब क्या कि अगर दो डिफरेंट स्टेट पे है तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, कि किसी स्टेट 1 में जब प्रेशर और मोल तो सेम है पर वॉल्यूम टेम्परेचर V1 T1 था, तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है,
20 लीटर। टेम्परेचर क्या है 100 केल्विन। V2 निकालना है, T2 300 केल्विन। तो V2 कितना हो गया 60 लीटर। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, डेल्टा V कितना हो गया 40। 60 V2 माइनस minus V1. 40 लीटर। ये आंसर हो। That's it. अच्छा, अब लेकिन मान लो यहाँ पे हम इतना चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ याद होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है उस चीज के लिए, लेकिन हम हर जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे इतना दिमाग क्यों खपाए। तो अगर मान लो हमें ये बातें क्वेश्चन से समझ में आ रही है कि इसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर और मोल कांस्टेंट है, तो शुरुआत के केस में लगाओ P V1 N R T1, अपने बाद में P V2 N R T2, just divide them, you will get the same thing. V1 by V2 equal to T1 by T2. It will take care itself, क्योंकि आपको आइडियल गैस लॉ अगर आपने प्रॉपर्ली लगा दिया तो इट विल टेक केयर ऑफ चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ उसमें अंदर इन्वॉल्व ही है। तो आपको इतना दिमाग खर्चने की जरूरत ही नहीं कि मैं कौन सा लॉ लगाऊं, आप बस आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ बस। फिर तो आई गया, ये 20 है, ये निकालना है, ये दोनों दिए हैं, वही सेम चीज हो गई। ठीक है, बात समझ में आया। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं। क्या कह रहा है भाई ये, इफ द वॉल्यूम of a given mass of a gas at constant temperature becomes 3 times, the pressure will be, ये बोला है कि अगर कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास मतलब कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है, तो पहले वॉल्यूम सपोज V है, प्रेशर P है, N सेम है, R T पहला। अब क्या हुआ, वॉल्यूम 3 टाइम्स हो गया, मतलब वॉल्यूम हो गया 3V। प्रेशर के बारे में पूछ रहा है ये, लेट कॉल इट, ये P था, ये P डैश कह लो। मोल उतना ही है, R तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर उतना ही है, तो इससे क्या मिलेगा, PV इक्वल टू NRT, 3V P डैश इक्वल टू NRT, तो वी कैन इक्वेट PV इक्वल टू VV, कट गया, P डैश क्या हो गया P बाई, इज इट क्लियर।
बात समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसमें क्या मास भी कांस्टेंट होगा? गिवन मास बोला है ना, जरूरी ऐसा कोई वो नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट मास कांस्टेंट ही होगा, लेकिन बोला है ना कि इफ फॉर अ गिवन मास यानी मास इज नॉट चेंजिंग। जनरली अगर मास को बदल रहे होंगे ना तो बहुत ही कैटेगोरिकली, बहुत ही क्लियरली उस बात को स्टेट करेंगे। नॉर्मली मास नहीं बदला जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते समय, और यहां तो बोला ये गिवन मास, मतलब एक पर्टिकुलर मास की बात हो रही है और उसका टेम्परेचर सेम रख रहे हैं, पर पहले प्रेशर को वॉल्यूम V था, वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दिया, कीपिंग मास सेम यानी मोल सेम एंड टेम्परेचर सेम, तो प्रेशर हैज टू बी रिड्यूस्ड। ये क्या हो गया एक्चुअली, ये कौन सा लॉ है? अगर इसको सब लॉ की बात करें तो कौन सा लॉ है? 4 लॉ में कौन सा लॉ है? बोल्स लॉ। इट्स अ बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर एंड मोल्स कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, करो इसको, खुद करो। टेक शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। करो, ट्राई करो। अब देखो यहां क्या क्या बदल रहे हैं, प्रेशर बदल रहे हैं, टेम्परेचर बदल रहे हैं और वॉल्यूम की बात भी कर रहे हैं। यानी यहां पे केवल एक ही चीज जो है वो सेम है, वो क्या है? मोल्स। मोल्स। तो इधर क्या करेंगे हम इस केस में, if the pressure of a given mass of a gas is reduced to half, मान लो पहले प्रेशर P1 था, it is reduced to P1 by 2. टेम्परेचर इज डबल, पहले टेम्परेचर T1 था, it is made 2T1. द वॉल्यूम विल बी, तो सपोज इनिशियली वॉल्यूम V1 था, ये हमको V2 निकालना है, क्या होगा? एन कांस्टेंट है फॉर अ गिवन गैस, तो क्या अप्लाई कर दें यहाँ पे? P1 V1 बाई T1 कंबाइंड गैस लॉ, P2 V2 बाई, विच इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा? P1 V1 बाई T1 तो हो गया, P2 कितना है? P1 बाई 2, V2 निकालना है, और T2 कितना है? P1 कट गया, T1 कट गया, तो V2 कितना हो गया? कितना हो गया V2? 4 टाइम्स V1, है ना? कितना हो सर गया V2? हाँ बोलो। सर मैंने लाइक पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करके किया तो वहां पे भी ऐसे ही आया। आएगा अल्टीमेटली, तो ये मैं वही बोला, अल्टीमेटली तो ये इक्वेशन कहां से आती है? वहीं से तो आती है, उससे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ये कोई नई इक्वेशन थोड़ी, ये तो वहीं से तो ड्राइव होती है। तो ये हो गया 4 टाइम्स
एज ये बताओ, फिफ्थ करो। फिफ्थ वाला करो। फिफ्थ क्या कह रहा है? 10 ग्राम of a gas at NTP occupies a volume of 2 liters. NTP पे टेम्परेचर है 273 केल्विन। At what temperature will the volume be doubled? Pressure and amount of the gas remain same. तो प्रेशर अमाउंट सेम हो गया तो क्या हो गया? इट्स अ चार्ल्स लॉ, या फिर सीधे वही पीवी। अगर ये अप्लाई करें तो मास तो गैस का सेम रखा गया, एन सेम है, इनिशियल टेम्परेचर है 273, आर एन पी वॉल्यूम 2 लीटर। अब बोल रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर विल द वॉल्यूम बी डबल, तो वॉल्यूम कितना चाहिए हमें? 4 लीटर। पी को उतना ही रखना है, एन को उतना रखना, टेम्परेचर निकालना है, तो जस्ट डिवाइड इट, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 273 बाई टी। टी कितना हो गया? 546 केल्विन। आंसर यू, दैट्स इट। क्लियर है? सबको समझ में आया? सर एनटीपी हाँ, सर। और एसटीपी सेम नहीं है? एनटीपी एसटीपी मतलब एक्चुअली क्या है कि नए कन्वेंशन जो है उसमें अलग, जैसे जो आपका एनटीपी है, जब पहले कन्वेंशन में एनटीपी एसटीपी सेम ही होता था, तो नॉर्मली इस क्वेश्चन से ये डेटा जो दिया है आपका 274 546, तो यहाँ पे एनटीपी हम 273 ले रहे हैं। लेकिन जो नए कन्वेंशंस हैं उसमें डेटाज में जैसे एक होता है एम्बिएंट, एक होता है एसएटीपी। एसएटीपी में होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, तो वहां टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो जाता है 1 बार, जो कि ऑलमोस्ट 1 एटमॉस्फेयर होता है। एनटीपी में भी ऐसा है कि प्रेशर 1 बार होता है और टेम्परेचर नए कन्वेंशन में 293 केल्विन ऐसा कुछ करके है। तो पर बहुत से क्वेश्चन में अभी भी पुराना कन्वेंशन चलता है, तो यहाँ पे जो डेटा ये था, तो एसटीपी एनटीपी बहुत से कन्वेंशन में अभी भी वो सेम ही मान के चलते हैं और 273 केल्विन। नए वाला कन्वेंशन का वो डेटा मैं लिखवा दूंगा, एनसीईआरटी में कहीं कहीं किसी बुक में यूज करते हैं, पर अभी भी क्वेश्चंस में दोनों ही सेट चलते हैं। तो बहुत मतलब इसमें हल्का सा कंफ्यूजन भी रहता है, पर जैसे उसमें डेटा और देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वो कर सकते हैं। अभी तक मतलब कह सकते हो कि हर जगह यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि यही लेंगे। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन को 7th जो मैं छोड़ रहा हूं वो होमवर्क है, ठीक है?
सेवेंथ करो। हाँ बोलो। सर ये पिछला वाला क्वेश्चन पे सर वो एक स्टेप समझ नहीं आया कि सर वो P 2 लीटर से 4 लीटर कैसे कर दिया मतलब। पी तो है 4 लीटर किया, ये पहली इक्वेशन बनाई। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पढ़ो, पढ़ते पढ़ते तुमको ही समझ में आएगा, तुम ही पढ़ो। 10 ग्राम ऑफ अ गैस एट एनटीपी, तो एनटीपी पे 273 केल्विन हो गया, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर एट व्हाट टेम्परेचर, प्रेशर उस समय P है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वॉल्यूम बी डबल्ड। तो वॉल्यूम क्या करना चाहते हैं हम? डबल। डबल। तो 4 लीटर। ओ टेम्परेचर निकालना है, एनआर सेम है, आर तो सेम हो गई है, बोलना ही नहीं है, आर तो कांस्टेंट ही है, एन सेम है और पी भी सेम रखा, बोला है, समझे? हाँ सर। ये बताओ, ये करो। सेवेंथ, सेवेंथ क्या कह रहा है? अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर सेम है, डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? रो इक्वल टू पीएम बाई आरटी। डेंसिटी ऑफ गैस एक्स इज रो एक्स इज 3 times ऑफ वाई। ये कंडीशन दिया है और टेम्परेचर सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पी एक्स एम एक्स बाई आर। आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वहां पे एक्स की जरूरत नहीं है, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। टेम्परेचर सेम ही दिया है दोनों तरफ, टी एक्स लिख लो, थ्राइस। आपको कंडीशन क्या है? रो एक्स इक्वल टू क्या दिया है? इट्स 3 times ऑफ डेंसिटी ऑफ वाई, तो 3 times पी वाई एम वाई आर टी वाई। क्वेश्चन में टी एक्स और टी वाई सेम दिया है, गिवन। तो अब क्या हो जाएगा? हमें रिलेशन क्या, रेशियो ऑफ प्रेशर एक्स टू वाई, तो पी एक्स बाई पी वाई क्या हो जाएगा? 3 एम वाई बाई, बात समझ में आई? हाँ सर। एम वाई बाई एम एक्स का रिलेशन क्या है बताओ? यस सर। क्या रिलेशन है? My equals to mx. एम वाई को, तो एम वाई बाई एम एक्स इज 2 6, तो रेशियो ऑफ द प्रेशर विल बी पी एक्स बाई पी वाई विल बी 6। क्लियर, समझ में आया? यस सर। यस सर।
अच्छा 760 mm जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। 760 टॉर भी यही होता है, 1 टॉर इक्वल टू 1 mm होता है, और 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, अगर ये तो मालूम ही है। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 9 करो। क्या करेंगे? थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ? 1 मोल, है ना? हाँ 3 ग्राम हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया? कितना मोल हो गया? 3। 3/2। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, H2 गैस है, यहाँ H की बात नहीं हो रही। हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट एज H, इट एग्जिस्ट एज H2 1.5। तो आपके टोटल ये, अब एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन लगानी है पूरे मिक्सचर के लिए। तो P V मोल्स ऑफ द मिक्सचर हो गए 2.5, 1 प्लस 1.5। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया है, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है कितना? 273 केल्विन। आर प्रेशर 1, तो वॉल्यूम इक्वल टू 2.5 आर 0.0821, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेंगे हम, 1 एटमॉस्फेयर ले रहा हूं मैं, और टेम्परेचर 273। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये आपका आता है 22.4। 0.0821 इंटू 273 की वैल्यू 22.4 होती है, जिसको हम कई का बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ द गैस का एनटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो V इक्वल टू 2.5 इंटू 22.4, विच बिकम्स 22.4, ये आपका हो जाएगा 5/2, तो 11.2, तो ये 56 लीटर हो जाएगा। इट बिकम्स 56 लीटर्स। ये चीज, सर हाँ बोलो। सर वो प्रेशर क्या लिया? प्रेशर 760 mm दिया है ना, हाँ सर 760 mm इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेयर। ओके ये याद रखो, ठीक है? ओके बाद में सर मतलब समझाऊंगा आगे जब बढ़ेंगे कि भाई mm तो मिलीमीटर तो लेंथ की यूनिट है, तो प्रेशर कैसे हो गया? तो ये मरकरी के रेस्पेक्ट में होता है, इसका मतलब क्या है, ये हम आगे बैरोमीटर मैनोमीटर के क्वेश्चन जब करेंगे, ये भी एक सेक्शन आएगा, पढ़ेंगे तो तब समझाऊंगा। अभी बस ध्यान रखो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 मिलीमीटर, या 760 टॉर भी कह सकते हैं, ओके सर ठीक है ना? ये वाला करो 11th।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस इक्वेशन को यूज करते हुए करते हैं। अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक क्लोज्ड वेसल है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, मतलब दोनों के मोल्स पहली बात सेम है। सेम। लेट से एन कह लेते हैं, तो दोनों के मोल है एन एन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, मोल हो जाएगा 2n आर टी। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये मिक्सचर है, तो अगर एन मोल इसके हैं तो इसके भी एन मोल है, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने में मोल भी सेम आएंगे। मान लिया एन मोल है, तो अगर इसका एन है इसका एन है, टोटल मोल कितने हो गए, 2n। अब प्रेशर है पीएमएम। इफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड, अब नाइट्रोजन को हटा दिया पर कंटेनर वही रखा, अब इसमें केवल ऑक्सीजन है, पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो अब क्या इसमें क्या होगा, वॉल्यूम तो वही रहा, क्योंकि गैस तो जिस वॉल्यूम में दोगे उसमें फैल जाएगी, तो वॉल्यूम तो वही है। प्रेशर निकालना है, मोल कितना लेंगे आप, NR. एन आर, और टेम्परेचर सेम रखा ही है। हाँ कुछ नहीं बोला, टेम्परेचर सेम है, तो डिवाइड कर दो, P बाई पी डैश इक्वल टू 2, हैंस P डैश इक्वल टू P बाई 2। ये चीज होगी, ठीक है, समझ में। हाँ सर। बहुत हाँ, आसान क्वेश्चन, मतलब एक बार बातें समझ में आएंगी तो बहुत ही ज्यादा वो ही नहीं है, चीजें थ्योरी हो ज्यादा है ही नहीं। ग्राफ के क्वेश्चंस कल करेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चनों का आता हूँ। हाँ ऐसे चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये बताओ 13th, वन मोल ऑफ N2O4, वन मोल ऑफ N2O4 gaseous at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmosphere. N2O4 है, इसका 1 मोल है, टेम्परेचर वॉल्यूम V, प्रेशर, it is heated to 600 Kelvin। नया टेम्परेचर T डैश हो गया 600 केल्विन। प्रेशर निकालना है P डैश। पर इससे हुआ क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि जो N2O4 है वो NO2 में अगर रिएक्शन लिखें तो ऐसा होता है। इसका 1 मोल था, पहले 1 मोल था इसका, पर इसका 20% बाई मास डिकम्पोज हो गया। अच्छा, 20% बाई मास अगर डिकम्पोज हुआ तो बाई मोल भी कितना हो जाएगा? 20% ही हो जाएगा, क्योंकि मोल क्या होता है? मास बाई मोलर मास, तो मोलर मास तो कांस्टेंट ही है। तो अगर 1 मोल N2O4 का जितना मास था उसमें से 20% अगर मास डिकम्पोज हुआ तो मोल भी 20% डिकम्पोज हो, मतलब यहां रह गया 0.8, 0.2 इसका डिकम्पोज हो गया, तो ये कितना बन गया? 0.4, क्योंकि 1 से बनता है 2, तो 0.2 से कितना बनेगा? 0.4। तो टोटल मोल्स गैस के कितने हो गए? है तो ये कंटेनर में ही, है तो ये कंटेनर के अंदर ही, तो मोल्स कितने हो गए? 1.2। बात समझ में आई? सर ये कि यहाँ रिएक्शन पे वाला वॉल्यूम पार्ट एक सेम रहा, बार क्लोज कंटेनर है, पर रिएक्शन अगर हो रही है कुछ तो रिएक्शन को कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, फिर बाद में देखना पड़ेगा क्या हो गया। तो यहाँ पे N2O4 का 20% बाई मास, जो कि इस केस में बाई मोल भी हो जाएगा। किसी सब्सटेंस का अगर मास 10 ग्राम से 2 ग्राम डिकम्पोज हुआ तो मोल भी 20% ही डिकम्पोज होगा परसेंटेज वाइज। तो 1 मोल था तो 0.2 मोल डिकम्पोज हो गया, 0.8 रह गया। 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 0.2 से कितना बनेगा? 0.4। टोटल मोल क्या हो गया? 0.8 प्लस 0.4, तो ये नए मोल्स हो गए। तो अब निकालना है प्रेशर। तो पहले कंडीशन क्या थी? प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम था V, मोल थे 1, और टेम्परेचर था 300। अब प्रेशर निकालना है P डैश, वॉल्यूम वही रहा, कंटेनर क्लोज्ड है, रिजिड भी है, एक्चुअली होना चाहिए। 1.2 मोल हो गए और टेम्परेचर हो गया 600। तो डिवाइड करने पे P डैश इक्वल टू हो जाएगा 1.2 600 बाई 300 मतलब 2.4 एटमॉस्फेयर, 2.4 एटमॉस्फेयर। ये IIT में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये पहले कंडीशन बिफोर हीटिंग, ये आफ्टर हीटिंग। समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो ये आपका इस तरीके से इसको डील करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल ग्राफ्स देखेंगे, लॉस से रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चंस, इंडिकेटर डायग्राम, ये सब देखेंगे। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो आपने जो एकदम शुरुआत में समझा था मोमेंटम वाला, वो समझ आया ठीक से? वो होता क्या, आपने जैसा पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, कि अगर जैसे ये कोई सरफेस पे एक पार्टिकल है, गैस पार्टिकल, अगर u स्पीड से आ रहा है और इसका मास m है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? mu। MU। आगे की तरफ है, जब ये इसको कोलाइड करेगा तो अभी आगे आप पढ़ोगे कि जो कॉलिजन्स होते हैं विद गैस पार्टिकल के, वो इलास्टिक होते हैं। तो ये सेम वेलोसिटी से ही वापस सेम स्पीड से लौटता है, वेलोसिटी नहीं, सेम स्पीड से। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m माइनस u।
क्योंकि डायरेक्ट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डेल्टा पी क्या हो गया इसका, चेंज इन मोमेंटम, -2mu। ऐसे इस तरह से होता है कि फाइनल mvf माइनस mvi, ये डेल्टा पी होता है। तो ये होता है mvf वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा वी। अगर इसे डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो ये क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन। तो ये फोर्स हो गया ना। हाँ सर। तो यही तो न्यूटन सेकंड लॉ होता भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी ये जो आपका आएगा ये वाली वैल्यू, ये आ जाएगी कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कॉलिजन इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल। इस पार्टिकल पे क्या फोर्स लगा, तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ यही फोर्स इस सरफेस पे भी लगेगा। हाँ ये तो एक पार्टिकल की बात है, बहुत से पार्टिकल कोलाइड कर रहे होंगे, सबके फोर्स ऐड कर देंगे, एवरेज फोर्सेस, सबके फोर्स ऐड हो गया, मतलब नया फोर्स बन गया एफ एवरेज कुछ, डिवाइडेड बाय एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। प्रेशर arises due to continuous collision of gas particle with the container surface। ये बोलते हैं, ठीक है सर। ठीक है ना। आगे इसका मतलब एक बार, अभी ये मैंने बाद में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, जो कि अब सिलेबस में अभी नहीं है, पर हम जब लेटर पार्ट, पहले हम गैस लॉज पढ़ के फिर थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, पर केटीजी पढ़ते समय बुक में प्रूफ भी होता है, तो वो हम प्रूफ करेंगे, तब प्रॉपर वे में पूरा चीज बताऊंगा। पर अभी जस्ट एक आइडिया दिया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स होता है। तो जब पार्टिकल हिट करके वापस लौटा तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो मोमेंटम चेंज बाय टाइम इंटरवल हो गया फोर्स। वही फोर्स उसने कंटेनर वॉल पे लगाया, ऐसे हर पार्टिकल ने लगाया, तो नेट फोर्स कुछ हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट या एरिया ऑफ द कंटेनर सरफेस जो है। तो हमने पढ़ा ये फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर, वो चीज। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे होते हैं।